माहिर माशिया डॉक्टर कैसर बंगाली 3 हुकूमती कमेटियों की रुकनियत से ये कहते हुए मुस्ताफ़ी हो गए कि अखराजात में कमी के लिए बड़े अफसरों को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब रुपए के अखराजात कम होते हैं, जबकि वफाकी हुकूमत छोटे मुलाजमीन को बेरोजगार कर रही है। वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर बंगाली के एतराज़ात का जवाब देते हुए कहा कि उनकी राय मुशाहिदात में राब्ते और समझ बूझ का फुकदान है। ट्रेड फैसिलिटी और एक सऊदी अरेबिया अगेन कि हमें कोई 1.2 बिलियन डॉलर वहां से मिल जाए और कुछ नई कमर्शियल फाइनेंसिंग मिल जाए। ये है डिले की मेन मुहर्रिकात। IMF का शिकंजा रोज़ बरोज़ सख्त से सख्तर होता जा रहा है। अब एक ताज़ा तरीन पेशरफ्त ये हुई कि IMF की एक बड़ी शर्त कबूल कर ली है पाकिस्तान की हुकूमत ने, और वो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी नया खुसूसी इक़्तिसादी या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। मौलाना फजल रहमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। ज़राए का कहना है कि रात गए वज़ीर आज़म कानूनी टीम के हमरा मौलाना फजल रहमान के रिहाइशगाह पहुंचे। वज़ीर आज़म ने आइनी तरामीम से मुतालिक मौलाना फजल रहमान को आगाह किया। जवाबुल जवाब में डॉक्टर कैसर बंगाली ने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। IMF कर्जे नहीं दे रहा, सिर्फ पॉपुलेशन के 3 इदारे हैं, मगर उनकी मौजूदगी में भी आबादी पर काबू नहीं पाया जा रहा। देखो बात सुनो, 1 मिनट। आप पहुंच गए फौरन कैसर बंगाली के जवाब पे। मुझे एक बात बताओ कि वफाकी हुकूमत ने बकौल आपके कि डॉक्टर बंगाली के एतराज़ात का जवाब देते हुए कहा कि उनकी राय मुशाहिदात में राबते, ये मुझे समझ नहीं आया, और समझ बूझ का फुकदान है। यानी कैसर बंगाली पे इल्ज़ाम है समझ बूझ का फुकदान। बंदा पूछे मैं तो गिफ्ट किया सी, कैसर बंगाली ने आके टेक ओवर किया था गन पॉइंट पे, हम लाए थे। उस वक्त तुम्हें समझ नहीं थी कि ये समझ बूझ से आ रही आदमी है। मेरा और कैसर बंगाली का तो सब्जेक्ट मिलता है, फर्क इतना है कि वो उसमें बहुत नामवर है, मैंने वो प्रैक्टिस ही नहीं किया जिंदगी में, मुझे इकोनॉमिक्स से दिलचस्पी नहीं थी। वो एक पढ़ा लिखा, ऑनेस्ट और काबिल आदमी है, और अगर तुम्हारे नजदीक उसमें समझ बूझ का फुकदान है, तुम लाए क्यों? पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इसका पेंदा गलत सड़ चुका है। इन हालात में तुम डॉक्टर अपना बंगाली को लेके आए हो तो तुम्हें अब पता लगा समझ बूझ का फुकदान था। तुम करते क्या हो? इस तरह के लोगों की एक आम रेपुटेशन होती है। जो भी लोग सामने नजर आते हैं मुल्क में किसी न किसी हवाले से, उनमें से हर एक का एक उनका उनके बारे में एक तासुर होता है, एक राय होती है। मैं कभी नहीं उनको मिला, मैं नहीं जानता, लेकिन ही टॉक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा, अब जो बात की है तुम इसको डिनाई करो, इसका जवाब दो कि पॉपुलेशन के हवाले से 3 इदारे हैं और आबादी किधर है। ये समझ बूझ का फुकदान है। ये तो मेरे जैसा चपड़कनाती है, अभी मोटी बात है। 3 इदारे, गल करते आबादी और बढ़ गई होनी है, 10-20-50 लाख। तो होश करो, ग्रेस का मुजाहरा करो। अगर एक आदमी छोड़ गया, मनसब छोड़ के जाने वाला आदमी मामूली नहीं होता। पाकिस्तान में तो पटवार खाना नहीं कोई छोड़ता। होश करो। वो तुम्हारी ये उधर कमेटियां ये वो, उस पर थूक के चला गया वो आदमी, चूंकि वो बंदा था, उसको हजम नहीं हुआ, उसने क्या कर दी, खत्म हो गई बात। तो उसका पीछा छोड़ो। उसकी समझ बूझ पे सवाल उठाने से बहुत बेहतर है कि इस बात का जवाब दो। IMF कर्जा नहीं दे रहा, मारो गोली। सिर्फ एक बात का जवाब दो। पाकिस्तान के अहम तरीन मसाइल में से एक मसला आबादी है। ओए, 3 इदारे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो इनका क्या करना है? या इदारे बंद करो या आबादी बंद करो। बिल्कुल नहीं, कैसर बंगाली वो ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं। बाकी भी जो उन्होंने कहा वो ठीक है। बात सुनो, बाज़-औक़ात वो कहते हैं, वो डिक्लेयर नहीं करते कि मौत, वो पता नहीं इसको क्या कहते हैं यार, मुझे आता नहीं है। जहालत भी तो अज़ाब है बहुत बड़ा। क्या कहते हैं पता नहीं क्या, वेंटिलेटर हसन साहब।
हाँ वेंटिलेटर या कोई क्लिनिकली अलाइव, तो अदरवाइज पता नहीं इज डैडी है। तो जो कर रहे हैं वो तुम्हारे साथ, तो इसका जवाब दो ना। 3, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था कि 3 महकमे, तो डूब ही मरना चाहिए। आबादी बढ़ रही हो फिर लगे फिरना है। लेकिन यहाँ तो खैर पुलिस भी है और क्राइम भी है, पैरेलल चल रहा है और बराबर पे चल रहा है। कौम से खिताब फरमा रहे हैं कच्चे के डाकू। सुभान अल्लाह। चलो ठीक है साहब, आगे चलते हैं। एक तरफ पीटीआई के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अवाम बिजली चोरी से परहेज करें वरना लोड शेडिंग होगी। दूसरी तरफ पीटीआई के एमपीए फजल इलाही ने साथियों के हमरा पेस्को ग्रिड स्टेशन पर धावा बोलकर बिजली बहाल कराई। इस मामले की कुछ समझ नहीं आई, क्या कहेंगे आप? मैं समझ नहीं, मुझे आपको नहीं आई तो मुझे भी नहीं आई भाई। अगर आप जैसे ज़हीन बच्चे, अगर उनकी अकल जवाब दे गई है तो मैं तो बूढ़ा खूसट मेरा तो वैसे ही अब याददाश्त भी आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो रही है, स्टेमिना भी मेरा, तो मतलब आपको समझ नहीं आई तो मुझे भी नहीं आई। बात है मकाना है, अवाम बिजली चोरी से परहेज करें। वो परहेज तो डॉक्टर बताता है, लेकिन जो मीठे का शौकीन होता है ना, वो शुगर के बावजूद बाज नहीं आता। तो परहेज तो कोई ऐसी बात नहीं है। उन्हें कहो कि लानती है जो चोरी करता है, वो इस मुल्क की पीठ में छुरा घोंप रहा। परहेज करें भाई, परहेज मैं नहीं करता भाई, नहीं बनेगा। और मौजूदा जोन्स से जो भी हासिल करदा टैक्स मुराद थी, उनको जो दी गई थी मुराद, वो ख़त्म होने के बाद उनमें तोसी नहीं की जाएगी। अब ये वो शर्त है, बड़ी कड़ी शर्त है, जो कि उस पैकेज के साथ या उस पैकेज के अप्रूव होने से पहले आ रही है। $7 अरब का पैकेज है, जिसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी भी कहते हैं। और इसका मतलब बहुत सारी और भी शराइत हैं, जिसमें अरबों बल्कि खरबों के नए टैक्सेस भी लगाए गए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगर ये शर्त मान ली गई है तो इसमें जो पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहुत बड़ी अराज़ी है, आपको शायद बताता चलूँ कि 19,600 एकड़ अराज़ी है पाकिस्तान स्टील मिल की, हुकूमत सिंध की मलकियत है। और उसमें महज 2,500 एकड़ पे पूरी मिल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि बाकी ज़मीन वैसी पड़ी हुई है। और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत वहाँ पे एक खुसूसी जोन कायम करने की तजवीज़ थी, मंसूबा अभी भी है, और ग़ालिबन ज़मीन भी SIFC को ट्रांसफ़र हो चुकी है। लेकिन अगर IMF की शर्त मान ली गई तो फिर शायद ये पाकिस्तान स्टील मिल की ज़मीन पे ये खुसूसी इक़्तिसादी या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं बन सकेगा। आपके पास इसलिए कि अगर हम ये सब काम खुद कर सकते तो आपके पास जाते ही ना। हम $26.2 अरब की रीप्रोफाइलिंग, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेना, IMF के पैसे लेना, ये सब हम खुद कर लेते। हम तो गए ही इसलिए हैं कि ये सब चीज में मदद कीजिए। ऑन दी अदर साइड वो अथॉरिटीज को कहेंगे कि आप पहले कर लेते। हमारा ये ख्याल था ये अगस्त में हो जाएगा, बट कॉम्प्लिकेशंस बहुत सी है ना। हमने चाइना के पैसे और बहुत वापस करने हैं, 500 अरब के करीब पावर सेक्टर का, वो चाइना कहेगा जब हम रीप्रोफाइलिंग मांगेंगे कि उसका क्या करना है। सो ये है मेन मुहर्रिकात। इसमें मुझे दो अब एक जिसे कहेंगे ना अनकंफर्टेबल सिचुएशंस डेवलप होती हुई दिखाई दी हैं। जो 100 अरब रुपए का इस वक्त FPR का शॉर्टफॉल आया है, आई होप कि IMF उस पर अपनी आंखें जो हैं अभी क्लोज ही रखेगा और इंतजार करे 1-2 माह और कि हम कैसा परफॉर्म करते हैं। और हमारे पास जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत थोड़ी है। ये क्रिटिकल गुफ्तगू है, ये क्रिटिकल है कि हम हर सूरत में ये पूरा करें। और दूसरी बात मैं एक कहना चाहता हूँ, ये पहली दफा मैं कह रहा हूँ कि IMF को आप स्ट्रेटेजिकली तो डील करते हैं, ये मैंने सारी स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू की।